नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे फिर मुखातिब हैं। कक्षा 10 सिविक्स का पहला चैप्टर आपके साथ हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अपना प्रकरण है सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय में हम आपसे चर्चा करेंगे सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी क्यों जरूरी है, साझेदारी के विभिन्न रूप कैसे हैं, साझेदारी का क्या अर्थ है। बच्चों, भारत जैसे हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता लोकतंत्र की आत्मा है। समस्त शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? जनता के हाथ में, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता करती है। जनता के हाथों में शक्तियां होती हैं। इसलिए देश में रहने वाली जो जनता है वो विभिन्न भाषा वर्ग की हो सकती है, विभिन्न भाषाई समूह हो सकते हैं, विभिन्न धार्मिक समूह हो सकते हैं, विभिन्न जातीय समूह हो सकते हैं। मतलब किसी भी देश में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर इनमें भिन्नता हो सकती है। और अगर सभी भाषा, सभी धर्म, सभी जात के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है तो सच्ची लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी तभी हो सकती है जब सभी वर्ग के लोगों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाए, सभी वर्ग के लोगों को सरकार में आने का, सरकार को चुनने का पूरा अधिकार हो। ऐसा नहीं कि समाज के कुछ जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको तो अधिकार दिया जाए, अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार न दिया जाए। जरा एक उदाहरण देखिए। अभी आपके घर में मान लो एक पिता के कई बच्चे हैं, अगर वो सभी बच्चों को बराबर अधिकार नहीं देता तो क्या उस घर में शांति रह सकती है? नहीं होगा, बच्चों में आपस में लड़ाई होगी। इसी तरह किसी एक देश में अगर बहुत से भाषा वर्ग के लोग हैं, बहुत से धर्म के लोग हैं, बहुत से जातीय समुदाय के लोग हैं और उन सब को बराबर हिस्सेदारी प्रशासन में नहीं मिलती है तो उस देश में शांति नहीं रह सकती। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है, साझेदारी आवश्यक क्यों है? साझेदारी आवश्यक इसलिए है, नंबर 1, राजनीतिक अस्थायित्व रहता है। राजनीतिक अस्थायित्व के लिए साझेदारी आवश्यक है। देश में शांति के लिए, अगर देश में विभिन्न जातीय समुदाय, भाषा समुदाय के लोग हैं और उन सबको प्रशासन में, सरकार में भागीदारी दी जाती है, सरकार के चुनाव में, सरकार के संचालन में, तो देश में सुख शांति रहेगी। अन्यथा उनमें आपस में दंगे हो सकते हैं, अराजकता की स्थिति आ सकती है, अशांति हो सकती है। ना देने की स्थिति में अराजकता और अशांति होगी। और सबको अगर प्रतिनिधित्व दे दिया गया तो देश में शांति होगी, समृद्धि होगी। हर देश में रहने वाले सभी वर्ग का योगदान मिलेगा देश के संचालन में। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी जाति, भाषा, धर्म के लोगों का देश के विकास में योगदान मिल सके, देश की समृद्धि में योगदान मिल सके, देश में शांति रहे। बहुसंख्यक वर्ग को अगर अधिकार दे दिया गया, अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार नहीं दिया गया, किसी भाषा विशेष के लोगों को या धर्म विशेष के लोगों को स्थान दे दिया गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहली बात, देश में अशांति हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे और देश में गृह युद्ध का वातावरण हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि देश में शांति के लिए जरूरी है, राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी है। और दूसरा एक नैतिक कारण है। अगर हम लोकतांत्रिक देश हैं तो लोकतंत्र जो इस बात पर ही निर्भर है
कि समस्त जनता के सहयोग से सरकार बनती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी वर्ग विशेष को सत्ता में अधिकार दिया गया, किसी वर्ग विशेष के हाथ में ही सत्ता है, तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र समस्त लोगों की भागीदारी वाली सरकार ही सच्ची लोकतांत्रिक सरकार है। हर वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उनको शासन में भागीदारी मिले, तब हम उसको लोकतंत्र कह सकते हैं। इसलिए नैतिक रूप से लोकतंत्र में वही सरकार अच्छी सरकार है जिसमें सभी की भागीदारी हो। सभी की भागीदारी वाली सरकार अच्छी लोकतंत्र की सरकार है। तो नैतिक रूप से लोकतंत्र में जनता का महत्व है। इसलिए राजनीति में, सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। हर वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के संचालन में, प्रशासन के संचालन में बराबर का अधिकार अगर हर वर्ग को होगा तो देश में सुख शांति होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। उदाहरण लीजिए कि अगर किसी भाषा विशेष के लोगों को या धर्म विशेष लोगों को लोकतंत्र में अधिकार दिया गया तो शेष लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। वो लोकतंत्र होगा? नहीं होगा। उदाहरण जैसे भारत के पक्ष में अगर हम लेते हैं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। अगर हिंदुओं को ही सत्ता का अधिकार दे दिया जाए कि सरकार के चुनाव में, सरकार के संचालन में हिंदुओं को ही अधिकार होगा, तो क्या देश में आप शांति की उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो लोकतंत्र होगा? नहीं। तो इसलिए देश में सुख शांति के लिए, लोकतंत्र को सच्चे रूप में स्थापित करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपकी पुस्तक में इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उदाहरण लिया गया है दो देशों का। अभी मैंने जैसे भारत का उदाहरण लिया, आपकी पुस्तक में दो देशों का उदाहरण है, बेल्जियम और दूसरा उदाहरण श्रीलंका का है। दो देश हैं। बेल्जियम यूरोप में है। पश्चिमी यूरोप में बेल्जियम एक छोटा सा देश है, मानचित्र में आप देखेंगे। फ्रांस और नीदरलैंड के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं, अटलांटिक सागर के पास में। तो इस छोटे से देश बेल्जियम की जो भौगोलिक बनावट है और वहाँ की जो जनसंख्या की संरचना है, यहाँ पर मुख्य रूप से डच और फ्रेंच भाषी लोग हैं। यहाँ दो प्रकार के भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग रहते हैं, डच लोग हैं और फ्रेंच भाषी लोग हैं। थोड़े से लोग जर्मन भाषी भी हैं। जर्मन भाषा को बोलने वाले, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत 1% है केवल। बहुत कम जनसंख्या भाषा जो है जर्मन बोलती है। अब बेल्जियम में जो फ्लेमिश इलाका है, फ्लेमिश इलाके में 59% लोग डच बोलते हैं। फ्लेमिश इलाके में 59% डच, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। जनसंख्या इस तरह से भाषा के आधार पर बटी हुई है। और वहीं बेल्जियम का प्रधान नगर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। देखिएगा जनसंख्या की बनावट किस तरह की है, जनसंख्या की संरचना किस तरह की है। जो बेल्जियम का फ्लेमिश इलाका है, वहां की 59% जनसंख्या डच बोलती है, 40% लोग वहां फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं। और ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए
फ्लेमिश इलाका में डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, ब्रुसेल्स इलाके में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं। अब यहां किसी भाषा वर्ग के लोगों को अगर अधिकार दे दिया जाता, उदाहरण लीजिए कि मान लो डच बोलने वाले यहां ज्यादा हैं, तो उनको अगर सरकार में भागीदारी दे दी जाती, यहां फ्रेंच बोलने वालों को भागीदारी दे दी जाती, तो देश में शांति नहीं रह सकती थी। बेल्जियम की सरकार ने बहुत समझदारी का काम किया और बेल्जियम की सरकार ने देखा कि एक स्थान पर फ्लेमिश इलाके में डच लोग ज्यादा बोलते हैं, ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें सबकी समान भागीदारी हो। चाहे कोई डच बोलता हो, चाहे फ्रेंच बोलता हो, सभी को समान अधिकार दिया गया। बेल्जियम ने बहुत समझदारी की नीति अपनाई। उसने डच और फ्रेंच दोनों भाषा भाषी लोगों को समान अधिकार दिया, सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी दे दी। जैसे उदाहरण मैंने लिया था कि एक पिता के 3 संतानें हैं, अगर 3 संतानों को बराबर संपत्ति में अधिकार दे देगा, बराबर उसकी बात को सुनेगा, तो घर में शांति रहेगी। वही बेल्जियम में किया। बेल्जियम ने सभी भाषा भाषियों को सत्ता में बराबर का अधिकार दे दिया और बेल्जियम में सुख शांति स्थिर सरकार। बेल्जियम ने और क्या किया? बेल्जियम ने केंद्रीय सरकार, जो देश की सरकार है, पूरे देश की केंद्रीय सरकार में सभी को बराबरी। इसमें डच और फ्रेंच दोनों भाषा के बोलने वाले बराबर लोगों को मंत्री का पद दिया गया। राज्य स्तर की सरकार बनाई गई, जैसे भारत में राज्य स्तर की सरकार है। राज्य स्तर की सरकार को केंद्र स्तर की सरकार से आजादी दे दी गई। इसको राज्य स्तर की सरकार अपने आप में बहुत से मामलों में स्वतंत्र है, वो अपना शासन स्वयं चला सकती है। केंद्र स्तर की सरकार में भी एक चीज की गई, सभी को बराबर भागीदारी। सभी भाषा के बोलने वाले लोगों को, डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को बराबर का मंत्री का पद दिया गया। और साथ साथ केंद्र सरकार में एक और बात की गई कि कुछ विशेष प्राविधान बिना दोनों भाषा के बोलने वाले लोगों की अनुमति के नहीं पास किए जा सकते। जैसे अगर डच भाषी चाहें कि हम कोई ऐसा कानून बना दें जो कि फ्रेंच वालों के लिए गलत हो, या फ्रेंच वाले चाहें कि हम डच लोगों के लिए कोई कानून बना दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ऐसे विषय चुने गए जिसमें दोनों भाषा के लोगों की सहमति जरूरी थी। तो एक केंद्र स्तर की सरकार उन्होंने इस तरह बना दी। राज्य स्तर की सरकार, 2 सरकारें बनाई राज्य स्तर की, और दोनों को केंद्र सरकार से काफी हद तक स्वतंत्रता दे दी, वो अपना शासन स्वयं चलाएं। एक तीसरे स्तर की सरकार और बना दी, सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में 3 स्तर की सरकार बनाई गई। सामुदायिक सरकार का गठन एक भाषा वर्ग के लोग करते हैं, चाहे वो डच हों, चाहे वो फ्रेंच हों, एक भाषा वर्ग के लोग करते हैं। सामुदायिक सरकार जो संस्कृति है, शिक्षा है, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं देश में, शिक्षा की व्यवस्था, भाषा की व्यवस्था, संस्कृति की व्यवस्था, ये सामुदायिक सरकार करती है। और सामुदायिक सरकार का चुनाव एक भाषा भाषी लोग करते हैं। तो 3 स्तर की सरकार बना दी और देश में सभी भाषा के लोगों को बराबर भागीदारी दे दी गई। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम में सुख शांति है। जैसे भी अपने भारत देश में देखिए आप, विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातीय समूह के लोग हैं। हर वर्ग को बराबर अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे मराठी बोलने वाला हो या तमिल, तेलुगु, मलयालम या हिंदी भाषी लोग हो, सभी को बराबर अधिकार है। तो सत्ता में सबको भागीदारी दे करके जैसे भारत में स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया गया, इसी तरह बेल्जियम में भी सबको बराबर की भागीदारी दी गई। फ्रेंच और डच दोनों भाषा भाषी लोगों को केंद्र स्तर की सरकार
बनाई गई, राज्य स्तर की सरकार बनाई गई, एक सामुदायिक सरकार बनाई गई। वहीं दूसरा उदाहरण जो श्रीलंका का है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, दक्षिण में श्रीलंका है और श्रीलंका भारत की तरह ब्रिटेन का उपनिवेश था। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में तो अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ श्रीलंका। श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार था। जब आज़ादी मिली तो श्रीलंका में दो मूल के लोग हैं, सिंहली और तमिल, ईसाई। दो मुख्य वर्ग हैं, तमिल और सिंहली। सिंहली है 74%, तमिल है 18%, 7% ईसाई हैं। जो तमिल हैं उसमें 15% लोग और 3% लोग इस तरह से विभाजन है, जिसमें जो भारतवर्ष से तमिल गए हैं, अंग्रेजों के समय चाय के बागानों में काम करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में तमिलनाडु से लोगों को ले जाकर के श्रीलंका में बसा दिया गया, और कुछ वहां के श्रीलंकाई तमिल हैं जो तमिल बोलते हैं। तो सिंहली बोलने वाले 74%, तमिलियन बोलने वाले तमिल 18%, ईसाई हैं 7%। यहां क्या हुआ, यहां जब आजादी हुई तो सिंहलियों के हाथ में आजादी मिली, जो बहुसंख्यक समुदाय है श्रीलंका का, आजादी इसके हाथ में मिली। इसने कानून बना लिया और उस कानून बना करके जो सिंहली हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इन्होंने सिंहली को देश की भाषा, राष्ट्रभाषा सिंहली कर लिया। इनकी राष्ट्रभाषा सिंहली हो गई। सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज में, इन सब में सिंहली के लोगों को, नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दे दी गई। विश्वविद्यालय में धर्म इनका बौद्ध, जो सिंहलियों का धर्म था, वो धर्म हो गया। जब सारी चीजें सिंहलीज के अनुसार निर्धारित कर दी गई, उनका धर्म राष्ट्र धर्म, उनकी भाषा राष्ट्रभाषा, उनको नौकरियों में प्रधानता, तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि तमिल लोगों की उपेक्षा हो रही है। जो श्रीलंकाई तमिल थे या जो भारत से जो तमिल गए थे, इनकी उपेक्षा हुई, इनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी गई, नौकरियों में स्थान नहीं दिया गया। ऐसे स्थिति में जो ये तमिल थे, इन लोगों ने अपना संगठन बना करके अपने अधिकारों की मांग करना चालू कर दिया, और देश में 1980 के दशक के बाद अव्यवस्था और गृहयुद्ध का वातावरण हो गया, और लंबे समय तक श्रीलंका में अशांति बनी रही। तमिलीलम पार्टी बनी और उस राजनीतिक पार्टी ने तमिलों के अधिकार के लिए अराजकता और गृहयुद्ध छेड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका की सुख शांति समाप्त हो गई। तो ये दो उदाहरण ऐसे हैं। एक और तो बेल्जियम ने समझदारी करते हुए हर भाषा वर्ग के लोगों को शासन में भागीदारी दे करके शांति स्थापित कर दी, और दूसरी ओर श्रीलंका ने सिंहलीज को ही अधिकार दे करके, सत्ता में भागीदारी दे करके अपने लिए परेशानी पैदा कर दी, और देश में अराजकता की स्थिति आ गई। तो बच्चों, अगर समझदारी का काम नहीं किया गया, सत्ता में हर वर्ग को हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो लोकतंत्र में पहली बात वो वास्तविक में लोकतंत्र नहीं है, और दूसरा वो देश की शांति के लिए नुकसानदायक है। ये बात स्पष्ट हो गई बच्चों। तो अगर सत्ता में सबकी भागीदारी दे करके देश में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो यह निर्णय युक्त परख निर्णय। युक्त परख निर्णय का मतलब ऐसा निर्णय जिसमें लाभ को ध्यान में रख करके सबको भागीदारी दी गई है कि देश में शांति रहे, हिंसा ना हो, अस्थायित्व बना रहे, और एक लोकतंत्र में सभी को अधिकार देना चाहिए, इस भावना से सत्ता की भागीदारी की गई है। तो ये
नैतिक महत्व का है। युक्त परख निर्णय और नैतिक परख निर्णय, इसको कहते हैं दूसरे वाले को नैतिक परख निर्णय। नैतिक परख निर्णय। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि युक्त परख निर्णय क्या है, तो सत्ता में सबको भागीदारी देना जिससे कि देश में सुख शांति रहे, ये लाभ को ध्यान में रख के किया गया तो युक्त परख निर्णय। और लोकतंत्र, चूंकि लोकतंत्र की आत्मा जनता है, लोकतंत्र की शक्तियां जनता में निहित होती हैं, इस उद्देश्य से सभी को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई है, तो नैतिक परख निर्णय। आइए हम बात करते हैं कि साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं। ये तो आपने भी देखा कि भागीदारी क्यों देनी चाहिए और भागीदारी ना देने से क्या दुष्परिणाम होता है, उदाहरण के साथ आपने स्पष्ट देख लिया कि एक लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि भागीदारी के रूप, सत्ता की भागीदारी के रूप। सत्ता की भागीदारी के रूप क्या हो सकते हैं? बेटा सभी आप जानते हो कि सरकार के 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं शासन के, सरकार के 3 अंग। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका बने हुए कानून को लागू करती है, न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। इस तरह ये 3 अंग एक साथ मिल करके देश का संचालन करते हैं। सरकार इन 3 अंगों की सहायता से प्रशासन चलाती है। तीनों को शक्तियां बराबर प्राप्त हैं, तीनों की अपनी शक्तियां हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन करती है, न्यायपालिका का गठन कार्यपालिका करती है। ये तीनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं और आपस में इनमें संतुलन बना रहता है। इसको कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की नीति। सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, नियंत्रण व संतुलन की नीति। तीनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्र का काम करें, उनमें किसी प्रकार का टकराव ना हो। मैंने उदाहरण दिया कि कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन करती है, किंतु न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये कानून का पालन कर रही हैं। कानून का पालन करवाने का काम कौन देखती है? न्यायपालिका देखती है। कार्यपालिका का अधिकार है, वो न्यायपालिका को नियुक्त करती है, न्यायपालिका का निर्माण करती है। लेकिन न्यायपालिका जिसके द्वारा नियुक्त की जा रही है, उसी के कार्यों के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करती है कि कार्यपालिका और विधायिका कानून के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं और कानून का पालन देश में कराएं। यह काम देखना न्यायपालिका का है। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके देश के शासन को संचालन में ये तीनों, सरकार के तीनों अंग बराबर की हिस्सेदारी करते हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका द्वारा बनाई जाती जरूर है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका का उत्तरदायित्व है कि कार्यपालिका और विधायिका कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें और कानून के अनुसार देश का संचालन करें। और ये संचालन नहीं करती तो न्यायपालिका उनको निर्देशित करती है, न्यायपालिका उनके ऊपर नियंत्रण बनाती है। तो इसे कहते हैं नियंत्रण व संतुलन की नीति। सत्ता तीनों अंगों में बराबर बराबर बटी हुई है। तो सरकार के जो 3 अंग हैं, 3 अंगों में सत्ता का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि उनमें टकराव ना हो। सड़क पर हम जाते चलते हैं, लेन बनी होती ना, अपनी अपनी लेन से चलते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता, और लेन तोड़ते हैं तो दुष्परिणाम होता है। तो इसी तरह
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपने अपने लेन में, अपने अपने दायरे में रह करके देश का संचालन करते हैं और इस प्रकार सत्ता का बंटवारा उनमें किया गया है कि देश में शांति रहे। तो सत्ता का एक रूप सरकार के 3 अंगों के रूप में देखने में मिलता है। नंबर 1 सरकार के अंगों के रूप में। नंबर 2 सरकार के रूप में हम देखते हैं कि हमारे देश में केंद्र स्तर की सरकार है, फिर राज्य स्तर की सरकार है, स्थानीय सरकार है। 3 सरकारें हैं। केंद्र स्तर की सरकार, केंद्र सरकार है हमारी, जिसका संचालन दिल्ली से होता है। फिर हर राज्य की राज्य सरकारें हैं। उसके बाद स्थानीय सरकार है। संविधान के द्वारा सत्ता का विभाजन तीनों सरकारों में भली भांति किया गया है, जिससे आपस में टकराव न होने पाए। केंद्र सरकार के शासन के विषय स्पष्ट हैं। संविधान में केंद्र सूची में उसके अधिकार दिए गए हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जिसका शासन केवल केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, वो अपने राज्य का संचालन करती हैं, अपने राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाती हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर पर आप देखते हैं जिला पंचायत, नगर निगम या नगर पंचायत या ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत, ये सब स्थानीय सरकार में आती है। तो इन सबके भी अधिकार और शक्तियां हमारे यहां संविधान में भली भांति स्पष्ट है कि किस स्तर की सरकार के क्या अधिकार होंगे, क्या शक्तियां होंगी, जिससे उनमें आपस में कभी मतभेद की स्थिति ना आए, कभी विवाद की स्थिति ना आए। सत्ता का विभाजन सरकार के तीनों अंगों में किया गया है। सरकार के जो रूप हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, भली भांति इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो केंद्र स्तर और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर की सरकार में सत्ता का विभाजन का ये दूसरा रूप दिखाई पड़ता है। तीसरा रूप, कुछ हमारे यहां ऐसे भाषाई समूह रहते हैं, जातीय समूह रहते हैं। भाषाई समूह, जातीय समूह, अल्पसंख्यक समूह, सरकार और सत्ता का विभाजन भाषाई, जातीय और अल्पसंख्यक समूह के आधार पर भी किया जाता है। कई देशों में कुछ भाषा वर्ग के विशेष लोगों को, कुछ जाति विशेष के लोगों को या अल्पसंख्यक समूह के लोगों को सत्ता में भागीदारी इसलिए दी जाती है कि मान लो किसी जात के लोग संख्या में बहुत कम है, या भाषा के लोग बहुत कम है, या किसी धर्म विशेष के लोग बहुत संख्या में कम है, तो उनको अगर सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाएगी, उनको सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये लोग अशांति पैदा करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को शासन में भागीदारी करने के लिए उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कई बार आप सुनते हैं जब चुनाव होते हैं तो महिलाओं के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती है और उन आरक्षित स्थानों पर उस जाति या उस धर्म विशेष के लोगों का चयन होता है, चुनाव होता है। तो ऐसे जातीय समूह को सत्ता में भागीदारी मिले, उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो उनको आरक्षण देकर के, सत्ता में विशेष आरक्षण देकर के उनको सरकार में आने का मौका दिया जाता है। तो ये तीसरा रूप है। चौथा रूप, सत्ता की जो भागीदारी है उसका चौथा रूप दबाव समूह के रूप में देखने को आता है।
दबाव समूह एक ऐसा समूह है जो राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को संगठित तो नहीं करता, लेकिन राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे आप देखिए, कुछ श्रमिकों के समूह हैं, कुछ व्यापारियों के समूह हैं, किसान हैं। देश में आप उदाहरण देखिए, कुछ व्यापारी हैं, किसान हैं, ये लोग अपने आप को संगठित करते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अपने संगठन के द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। श्रमिक आंदोलनों के माध्यम से, व्यापारी या किसान आंदोलनों के माध्यम से सरकार पर अपनी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और ये लोग चुनाव के समय जो राजनीतिक दल हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों के हितों का ध्यान राजनीतिक दल रखते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में तो नहीं आते, राजनीतिक दल बना करके चुनाव तो नहीं लड़ते, लेकिन अपने प्रभाव, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों के कार्यों को प्रभावित करते हैं और अपने वर्ग के लिए लाभ अर्जित करते हैं। कई बार मजदूर यूनियन हड़ताल का आह्वान कर देती है, सरकार इनके दबाव में आ जाती है। किसान आंदोलन कर देते हैं, कई बार पेपर में आप पढ़ते हैं। तो ऐसी इस तरह से ये दबाव समूह हैं, ये सरकार के ऊपर अपने दबाव बना करके उनसे अपने लिए, अपने वर्ग के लिए लाभ अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से ये हिस्सेदारी करते हैं और सत्ता में कहीं ना कहीं ये अपना स्थान बनाते हैं। तो ये सत्ता में साझेदारी के 4 रूप हैं। क्लियर? आपने आज पढ़ा साझेदारी क्या है, क्यों ये आवश्यक है, और उदाहरण के माध्यम से बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से आपने देखा कि युक्त परक क्या है और नैतिक परक क्या है, और सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।